सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बस 2 से 3 दिन बचा आप सभी के एग्ज़ाम में। यार 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा आप लोगों का एंड 7 तारीख को ख़त्म होगा। तो यार जनरल नॉलेज की ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप जैसे क्वेश्चन देखते चले जाओगे आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभी के लगभग मतलब पॉलिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, साथ साथ हिस्ट्री के हैं एंड ज्योग्राफी के भी हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, लेकिन आंसर के लिए तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ वीडियो देख के तब जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड यार चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। हम पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रख दिए हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आपको ये बताना है चारों में से कि कौन अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। ये होमवर्क है। आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो पहले कुछ क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के, तो आप ऐसे मत परेशान हो जाना कि केवल पॉलिटी के हैं। सभी के क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखना। लगभग आज 22 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। कह रहा है कि भैया भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो भारत का प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, संसद को देगा, उच्चतम न्यायालय को देगा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा? तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति को, तो ये प्रथम नागरिक होता है भारत का। तो दूसरा नागरिक कौन होता है? दूसरा नागरिक होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो जो प्रथम नागरिक जब अपना इस्तीफा देगा तो वो दूसरे नागरिक को ही तो देगा, यानी कि उपराष्ट्रपति को। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति से ऐसे करके सभापति के पास फिर जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। फिर फाइनली पास करके महाभियोग लगाकर तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, अगर मतलब हटाया जाता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का सत्र कौन बुला सकता है? देखो मैं बता दूं कि सबसे पहले कि दोनों सदनों का सत्र कब बुलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एक सदन ने मतलब कि मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन दूसरा सदन जो है राज्यसभा, उन्होंने पास नहीं किया। तो अब अगर जब दोनों में से एक ने पास नहीं किया है तो उनको ये एक मतलब एक साथ बैठा करके एक साथ चुनाव करा सकते हैं। ठीक है, अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो जाहिर सी बात है लोकसभा में सीट ज़्यादा है एंड राज्यसभा में कम है। तो कुछ अगर राज्यसभा के लोग लोकसभा मतलब कुछ भी अगर राज्यसभा के मेंबर अगर दे देंगे वोट तो ऑलरेडी वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का संयुक्त सत्र बैठाया जाता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व की जा सके। ठीक है, मतलब कि जब चाहे तो सरकार कुछ भी लागू कर सकती है। सत्र का सदन बैठाकर तो वो बुलाता है राष्ट्रपति, एंड राष्ट्रपति क्या करता है? जो प्रधानमंत्री कहता है वही राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन सब कुछ करता है प्रधानमंत्री ही है अपने केवल भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल जो होता है उत्तरदायी मतलब होता है कि किसके वजह से, मतलब किसके लिए काम करता है, ये से आप समझ सकते हो कि मंत्रिमंडल जो होती है किसके लिए कार्य करती है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर राज्यसभा के प्रति, या फिर लोकसभा के प्रति, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो अगर सामूहिक रूप से बोल रहा है तो लोकसभा, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख लेना दोनों टर्म। सामूहिक रूप से तो नहीं पूछ रहा, अगर सामूहिक रूप से पूछ रहा है तो लोकसभा, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोकसभा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। 2 से 3 दिन एग्जाम में बचे हैं तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेंगे। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये शायद से क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन एक बार पहले हो गया था। चलिए कर दीजिए फिर से, अगर आप सभी को आंसर पता है तो बता दीजिए। 5 सितंबर को, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, या फिर 8 सितंबर को? तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें शिक्षक दिवस को तो ये मनाया जाता है भैया 5 सितंबर को। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है आप सभी बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। मतलब गांधी जी खादी बनाते थे ना, मतलब खादी पहनते थे, तो वो किसका प्रतीक मानते थे कि खादी पहनो तो आप समझ लो इसके प्रति हो, इसके तरफ हो। तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता की प्रतीक? बिल्कुल नहीं। तो अगर बिल्कुल नहीं तो ए और बी दोनों तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये हो सकता है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है फ्रेंड्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गांधी जी के हिसाब से जो खादी है वो आर्थिक स्वतंत्रता है, यानी कि अगर खुद से हम चरखा चलाकर कपड़ा बनाएंगे तो हम इकोनॉमिकली फ्री हो जाएंगे, ठीक है, किसी दूसरे के पैसे पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद से अपना कारोबार चला सकते हैं। कुछ इस तरीके का थॉट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया भैया? 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1945 में? आपको पता होना चाहिए ये वन ऑफ द लास्ट मूवमेंट है जो कि चलाया गया था। इसके बाद हमें भैया स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो ये था 1942 ईस्वी में चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे सभी को। यहाँ से हम हिस्ट्री के क्वेश्चन में धीरे धीरे चल रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर इसकी पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम का लिंक नीचे है, डाउन मतलब ज्वाइन कर लीजिए। एंड जैसे ही आप टेलीग्राम पर जाओगे वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? देखो भाई, सत्याग्रह तो बहुत है गांधी जी के, तो ऐसे कैसे हो सकता है, बट मैं दो बता देता हूँ। एक तो हुआ था 1917 में, जो कि पहला हुआ था चंपारण के सत्याग्रह, 1917 में सबसे पहला शुरू किया था। एंड 1930 में एक हुआ था, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 4 मार्च 1930 को हुआ था एंड अप्रैल जून जुलाई के आसपास या फिर अगस्त के आसपास खत्म हो गया था, ठीक है, 3-4 महीने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? मतलब कौन था, सॉरी है नहीं। तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या सी राम जो गोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, या फिर वारेन हेस्टिंग्स थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें अंतिम गवर्नर जनरल की तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, मतलब कि इनके बाद भाई भारत में गवर्नर जनरल नहीं हुए, ठीक है, ये लास्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड सभी के जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले वाली क्लास में लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना सभी लोग, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं बता दूं कि मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्योंकि मैथ भी आती है लगभग 15 से 20 नंबर की एंड किसी किसी में 25 नंबर की। तो क्या आप जानना चाहते हो कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो मैं केवल सॉल्व तो नहीं करा पाऊंगा फ्रेंड्स, मतलब सॉल्व मैं चाहूँ तो करा दूं, लेकिन फिर कैसे सॉल्व कराऊंगा बहुत समय लग जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने में 1 घंटा लग जाएगा, 30 मिनट आपको समझाना भी रहेगा। तो इसलिए मैं केवल क्वेश्चन बता दूंगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आप तैयारी किए होंगे तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत नहीं होगा यहाँ पर। बाबर ने तुजो के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखी? देखो, बाबर एक था पहला जो मुगल शासक था, उसने अपना जो जीवनी है यानी कि संस्करण है वो स्वयं लिखा था। मतलब बाबर इतना पढ़ा लिखा था कि उसने अपनी जो आत्मकथा है वो स्वयं ही लिखी थी। तो आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा था, क्या फारसी में लिखा था, क्या तुर्की में लिखा था, या फिर ए और बी दोनों में लिखा था, कि ए और बी दोनों में नहीं? तो देखो भाई, इन्होंने लिखा था अपना जो तुजो के बाबरी है वो लिखा था भैया तुर्की में, ठीक है। तो इनकी जो मातृभाषा है वो भी तुर्की है, क्योंकि ये तुर्की से आए थे, टर्किश थे, ठीक है। तो उसी भाषा में इन्होंने लिखा था। हालांकि यहाँ पर आकर उनकी भाषा चेंज हो गई, क्या हो गई थी? फारसी हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे कि दिल्ली सल्तनत लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मैं ही बता देता हूँ। अगर बात करें फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी था। एंड अब अंतिम जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसको किसने हरा दिया था? बाबर ने हरा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहे कि सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या फिर राजस्थान में? तो सांची का महान स्तूप कहाँ पर है, मतलब सांची का महान स्तूप किस स्टेट में है? तो वो भैया अगर हम बात करें सांची का महान स्तूप ना, तो वो है मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी के किनारे लगभग 46 to 50 किलोमीटर के आसपास, मतलब बेतवा नदी से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये है। एंड लगभग मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के मध्य में है, ठीक है। तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चोल राजाओं का शासक था, मतलब शासन था, चोल राजाएं जो थे वो कहाँ शासन करते थे। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर मैं भाई दक्षिण भारत का मैप बनाऊं तो आपको पता चलेगा कि यार चोल राजा, यहाँ पर चेर थे, यहाँ पर चोल थे एंड यहाँ पर पांड्या थे। तो ये जो चेर, चोल एंड पांड्या थे ना, ये यार कभी किसी से नहीं हारते थे। मतलब इनका जो शासनकाल है वो लगभग मतलब चला था 500-600 ईस्वी से लेकर के एंड एकदम इस तरफ तक, ठीक है। ईस्वी क्या, और इसके पहले भी था शायद से, ठीक है। मतलब इन्हों ईसा पूर्व में भी था शायद से थोड़ा बहुत। तो यार इनका जो शासन एंड इनको कोई हरा नहीं सकता था। मतलब कि यार यहाँ से ऐसे इनका शासन इस तरफ था तो इनको कोई हरा भी नहीं सकता था। इन्होंने श्रीलंका को भी शायद से कब्जा लिया था, तो इसका नाम सीलोन था, ठीक है। एंड यार अगर हम बात करें चोल राजाओं का, तो चोल राजाएं जो थे वो तमिलनाडु में थे, ठीक है ना। तमिलनाडु आपको पता होगा, ऐसे होगा। इस तरफ कर्नाटक है भारत के, इधर केरल ऐसे है पतले सा, एंड फिर इधर आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, ऐसे। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चेर की बात करें तो चेर कर्नाटक के आसपास हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। देखो यार अजंता की गुफाएं एक शासन के दौरान तो निर्मित नहीं हुई है। अगर कोई बोले कि एक शासन के काल के दौरान निर्मित हुई है तो वो नहीं हुई है, कई शासन काल के दौरान निर्मित हुई, जिसमें गुप्त वंश भी है। बेसिकली राष्ट्रकूट वंश आप बोल सकते हो, राष्ट्रकूट वंश के दौरान निर्मित हुई है, जिसमें से एक कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार ये आप देखना अपने बुक से, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि यार इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको आप अच्छे से देखना अपने बुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य होता है यूनियन टेरेटरी, जिसको बोलते हैं यूटी। एक होता है प्रदेश, ठीक है, मतलब एक तो होता है राज्य स्टेट, एक होता है यूनियन टेरेटरीज, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ना भैया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ नहीं है भैया, अरे सॉरी, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब नहीं है। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल कितना है इसका भैया, क्षेत्रफल इसका है 8,249 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 8,249 किलोमीटर स्क्वायर। ये गोवा से जानते हो, गोवा से कई गुना बड़ा है, गोवा से 2 गुना से 2.5 गुना बड़ा है, ठीक है। मतलब गोवा इतना फेमस है, इतना लोग रहते हैं, उससे 2 गुना 3 गुना बड़ा है, लेकिन हालांकि जनसंख्या थोड़ी कम रहती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल कितने देश के साथ बाउंड्री साझा करता है। आप सभी को बताना है कि पश्चिम बंगाल कहाँ है भाई। पश्चिम बंगाल आपको पता होगा बंगाल के आसपास है, इसी तरफ ऐसे, इस तरफ बिहार है, इस तरफ नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, यहीं पर बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल आपको बताना है। तो देखो कितने देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, 3 देशों के साथ। किस किस के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ एंड बांग्लादेश के साथ। तो 3 हो गए ना। चले एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, फैक्ट नहीं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जो त्रिपुरा है ना वो तीनों तरफ से बंगाल से घिरा हुआ है एंड त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। तो त्रिपुरा जो है वो उसका नाम भी त्रिपुरा मतलब कि तीनों तरफ से क्या है भैया, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। केवल एक ही हिस्सा उसका खुला है, बाकी सब तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर चलिए एक कट गया है, झील कहाँ पर स्थित है। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, डिगबोई झील कहाँ पर स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिगबोई झील कहाँ पर स्थित है। तो डिगबोई झील क्या मणिपुर में स्थित है, असम में स्थित है, मिजोरम में स्थित है, त्रिपुरा में स्थित है। तो अगर हम बात करें डिगबोई झील की तो वो असम में स्थित है। असम में लगभग 9 झील हैं जो कि प्रमुख है, आप देख लेना कौन कौन सी हैं। तो डिगबोई एक इंपॉर्टेंट झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध तूफान से है। कौन से तूफान, चक्रवाती तूफान, जिसे सुनामी भी बोलते हो, जो कि फ्रेंड्स ऊपर से उठकर जाता है, लगभग 20-20, 25-25 फुट ऊपर उठ जाता है और भी 30-30 फुट ऊपर उठ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे से देख लेते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं। देखो भाई भागीरथी एंड अलकनंदा मान लीजिए ऐसे आ रही हैं दोनों, तो एक जगह मिलकर फिर ये गंगा बन जाती हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, तो ये मिलती है देवप्रयाग में, तो ये देवप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गंगा निकलेगी। देखो भागीरथी एंड अलकनंदा में मुझको दोनों में से क्लियर नहीं है, लेकिन इन दोनों में से ना एक नदी बहुत ज़्यादा साफ है एंड एक नदी बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो
मतलब गंदी मतलब मटमैली है। तो जब दोनों नदी मिल जाती है तो वो जो गंदा हो मतलब जो गंगा नदी होती है वो मटमैली हो जाती है। तो एक अगर नदी होती तो वो एकदम क्लीन होती है। अभी इन्हीं दोनों में से है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से सबसे साफ नदी कौन सी है, भागीरथी में और अलकनंदा में से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है। अभ्रक फ्रेंड्स एक विद्युत का कुचालक होता है एंड बहुत ही ज़्यादा तापमान सह सकता है, ठीक है। तो इसलिए अभ्रक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीन में है, रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फिर भारत में है। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि अभ्रक का सबसे ज़्यादा भंडार भारत में है। लगभग 60% अभ्रक भारत में उत्पादित होता है, मतलब उत्पादित नहीं, भंडारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। तो पेट्रोलियम, देख रहे हो भैया, पेट्रोलियम भारत में भी पाया जाता है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर पाया जाता है। ऐसे ब्रह्मपुत्र आती है ऐसे, फिर यहाँ से भारत में एंटर करती है। तो उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। मतलब घाटी अगर यहाँ पर बात करें तो इस तरफ मतलब क्या बोल सकते हो आप भैया, अरुणाचल प्रदेश से जब इधर आती है त्रिपुरा होकर के असम होकर के पश्चिम बंगाल के आसपास, ठीक है। वैसे पश्चिम बंगाल में एंटर कहाँ करती है, ये तो बांग्लादेश होकर निकल जाती है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? आपको सभी को बताना है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें कोयले का सबसे बड़ा भंडार तो झारखंड में स्थित है। झारखंड फ्रेंड्स कोयले का गढ़ माना जाता है, बहुत ज़्यादा कोयला यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार स्थित है तमिलनाडु में। लिग्नाइट एक कोयले का टाइप ही होता है, आप बोल सकते हो। तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु कहाँ पर है? दक्षिण भारत में है। तो आज का वीडियो आई होप बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यार एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।